वेलकम टू फैश कोडर्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि हमारे पास जो है वो लिस्ट टैग्स क्या होते हैं। अगर हमने अपने वेब पेज पे किसी भी तरह की लिस्ट डिस्प्ले करनी हो तो वो हम किस तरह से कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम लोग डिस्कस करेंगे कि हमारे पास टेबल्स क्या होते हैं और हम लोग अपने HTML के अंदर या वेब पेज के अंदर अपना जो टेबल है उसे डिस्प्ले करवाना है तो कैसे करवाना है, HTML के अंदर उसका कोड करना है तो कैसे करना है। इससे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हमारे पास जो है मोस्ट कॉमन HTML टैग्स कौन से होते हैं। उसके साथ साथ हम लोगों ने कुछ टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स के बारे में पढ़ा था, देखा था कि हमारे पास टैग्स और एट्रीब्यूट्स के अंदर जो है वो क्या क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि हमारे पास लिस्ट और टेबल टैग्स क्या होते हैं और अगर हमने लिस्ट बनानी हो या टेबल बनाना हो तो हम किस तरह से बना सकते हैं। ठीक है, अब जो है मैं आपके सामने एक न्यू फाइल जनरेट करूंगी। ये सिर्फ मैं आपके सामने इसलिए कर रही हूँ ताकि आप लोगों का जो है वो हाथ खुले, आप लोगों को काम करना है। ठीक है, मैं फिर से न्यू फाइल पे गई हूँ और यहाँ पर अब मैं आकर लिख रही हूँ लिस्ट। ठीक है, लिस्ट एंड टेबल कर लेते हैं। चलो, लिस्ट एंड टेबल डॉट HTML। ठीक है, डॉट HTML की एक्सटेंशन लाजमी देनी है, मैंने आप लोगों को पहले बताया था। अब हम एंटर कर देंगे तो ये हमारे पास निकल आया। ठीक है, उसके बाद शिफ्ट और आई करना है। शिफ्ट और 1 करोगे आप तो आपके पास एक्सक्लेमेशन सिंबल आ जाएगा। उस सिंबल पर एंटर करोगे तो आपके पास ये बॉयलर प्लेट कोड लिखा हुआ आ जाएगा। बॉयलर प्लेट कोड जो है वो बेसिकली ब्लूप्रिंट को कहते हैं। ठीक है, ये आप ये कह लो कि ये हर साइट पे जो है वो कॉमनली यूज होता है। ठीक है, आपको जब भी HTML में काम करना है तो हर बार ये लिखना पड़ेगा, तो ये पहले से ही लिखा लिखाया आपको मिल जाता है। सही है, नेक्स्ट मूव करेंगे। पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे पास कितने टाइप्स की जो है लिस्ट होती है। ठीक है, और हमने उसको किस तरह से बनाना है। तो हम यहीं पे थोड़ा सा देख लेते हैं। हमारे पास जो लिस्ट होती है वो बेसिकली 3 तरह की होती है। ठीक है, सबसे पहले जो आपके पास लिस्ट आती है वो होती है ऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है, जिसके अंदर जो है वो हम लोग एक प्रॉपर ऑर्डर मेंशन कर रहे होते हैं। ठीक है, जिस तरह से हम लोग स्टेप्स लिखते हैं किसी भी प्रोसेस को करने के लिए। अगर आपको चाय बनानी है तो पहला स्टेप क्या होगा, फिर दूसरा स्टेप क्या होगा, फिर तीसरा स्टेप क्या होगा। इस बात का मतलब ये है कि जब तक आप पहला स्टेप पूरा नहीं करोगे आप दूसरे पे नहीं जा सकते, दूसरा स्टेप पूरा नहीं करोगे तीसरे पे नहीं जा सकते। जिसके अंदर आपका ऑब्वियसली ऑर्डर मैटर करता है, वो आपके पास होती है ऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है, इसके बाद जो है हमारे पास एक आता है अनऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है, जिसके अंदर आपके पास जो है वो मैटर नहीं करता कि आपका जो है वो सीक्वेंस क्या है। ठीक है, लिस्ट आइटम जो आपके पास पड़े हुए हैं उसका सीक्वेंस क्या है। जिस तरह से फॉर एग्जांपल हम लोग कहते हैं हमारे पास एप्पल है, मैं फ्रूट्स की बात करती हूँ तो एप्पल है, बनाना है। ठीक है, इसके बाद जो है वो ऑरेंज है। तो ये सारे फ्रूट्स हैं, हमारे लिए मैटर नहीं करता कि किस ऑर्डर में आ रहे हैं, जिस मर्जी ऑर्डर में आए हमें इससे फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद हमारे पास एक आती है डिस्क्रिप्शन लिस्ट। ठीक है, डिस्क्रिप्शन लिस्ट ये होती है आपके पास कि इसके अंदर हम लोग देखते हैं कि अगर हमने एक आइटम लिया है। ठीक है, जैसे मैंने लिया है कि मैं डिस्कस कर रही हूँ कि हमारे पास जो वेब डेवलपमेंट है, ठीक है, उसको पढ़ने के लिए हम लोगों को सीखने के लिए कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने पड़ते हैं। तो सबसे पहले मैंने लिखा कि हमें HTML पढ़ना पड़ता है। ठीक है, अब हम उसको आगे एक्सप्लेन करेंगे कि HTML क्या होता है। उसके बाद नेक्स्ट मूव करेंगे, देखेंगे कि CSS पढ़ना पड़ता है तो CSS नेक्स्ट मूव करेंगे, साथ साथ इसके रिसोर्सेज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो डिस्क्रिप्शन के अंदर आ रही होती हैं वो भी हमारे पास, जो भी हम लोग डिस्क्राइब वगैरह कर रहे होते हैं वो हमारे पास जो है वो डिस्क्रिप्शन लिस्ट के अंडर आती हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो है ये मेन 3 टाइप की होती हैं। अब हम लोग जो है वो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कि इन लोगों को इन लिस्ट को अगर हम लोगों को अपने वेब पेज पे डिस्प्ले करवाना हो तो वो हम किस तरह से कराएंगे। मूव करते हैं अपने कोड की तरफ और देखते हैं कि ये सारा काम किस तरह से होगा। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे अपना ऑर्डर्ड लिस्ट के बारे में कि अगर हमें ऑर्डर्ड लिस्ट जनरेट करनी है तो वो हम किस तरह से करते हैं। ठीक है, मैं आप लोगों को एक बार फिर से बता देती हूँ। कमेंट करने का तरीका क्या होता है, Ctrl+/। ठीक है, इसके थ्रू अगर आप टेक्स्ट सेलेक्ट करके ये प्रेस कर देते हो तो आपके पास जो है वो कमेंट हो जाता है। नेक्स्ट मूव करते हैं। अब हमारे पास जो ऑर्डर लिस्ट है उसके लिए आपको लिखना पड़ता है OL का टैग। ठीक है, जैसे ही आप OL के टैग पे वो OL लिखोगे और एंटर करोगे तो ये आपके पास टैग खुल जाएगा। अब इसके अंदर हमें लिखने हैं लिस्ट आइटम्स, मतलब LI का टैग यूज करेंगे। LI स्टैंड्स फॉर लिस्ट आइटम्स। आपके पास कोई भी लिस्ट है उसके कुछ आइटम्स होते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग जो है वो इसके अंदर लिखते हैं कि लेट्स सपोज ये हमारे पास क्या है, फर्स्ट आइटम है, फर्स्ट आइटम। ठीक है, और इसी तरह से हम लोग बाकी अपने तीनों भी सेट कर लेते हैं कि हमारे पास जो है इसके अलावा 2 और आइटम्स भी हैं। ये हम लोगों ने जो है वो एक लिस्ट जनरेट कर ली है। ठीक है, अब हम इसको करते हैं Ctrl+S।
अच्छा, यहाँ पे मैंने आप लोगों के साथ एक और बात भी डिस्कस करनी थी कि अगर यहाँ से रन और रन विदाउट डीबगिंग करने के बाद आपके पास कोई एरर आता है, ठीक है, तो वो एरर किस वजह से आता है, ये मैं आपसे बाद में डिस्कस करती हूँ। उसको रिजॉल्व कैसे करते हैं पहले ये देख लेते हैं, ठीक है। आप लोगों को अगर इस तरह से नहीं ओपन हो रहा आप लोगों से, तो आप लोग क्या करोगे, जहाँ पर आपने ये फाइल लिस्ट एंड टेबल .html की फाइल रखी हुई है, उस फोल्डर के अंदर जाओगे। ये देखो यहाँ पे शो हो रहा है फोल्डर का नेम, न्यू फोल्डर, ठीक है। तो अब मैं उस फोल्डर के अंदर गई हूँ, ये न्यू फोल्डर है मेरे पास, ये देखो मैंने ओपन किया हुआ है। यहाँ पर मेरे पास आ गया लिस्ट एंड टेबल, इस पर क्लिक करूंगी तो ये मुझे ऑन कर देगा लिस्ट एंड टेबल के अंदर जो कुछ भी शो हो रहा है, ठीक है। मतलब जो लिस्ट एंड टेबल के लिए हम लोगों ने जो वेब पेज क्रिएट किया है, बिल्कुल इस तरह से, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये आती है रन विदाउट डिबगिंग के अंदर कि जब आप एक बार जो है, हमने सपोज मैंने इसको रन विदाउट डिबगिंग करके ऑन कर लिया, ठीक है। अब मुझे एट अ टाइम किसी और पेज को भी रन करवा के देखना है कि उसके अंदर, जिस तरह ये पहला पेज हमारे पास आ गया है, ठीक है। अब मैं ये दोबारा जाती हूँ comments.html के पेज के अंदर जो हम लोगों ने पिछली वीडियो के अंदर बनाया था, ठीक है। अब उसके अंदर जाकर हम लोग अगर इसको रन विदाउट डिबगिंग करेंगे तो ये हमें एरर देगा। क्यों? क्योंकि ये एक टाइम पे एक फाइल को रन करवा सकता है, ठीक है। तो इसलिए जो है हमारे पास कोई भी एरर आ सकता है अगर आपने पहले से एक फाइल खोली हुई है और दूसरी खोलनी पड़ रही है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास बेस्ट प्रैक्टिस यही होती है कि आप उस फोल्डर के अंदर जाओ और वहां से जाकर जो भी आपके पास आपका वेब पेज है आप उसे ऑन कर लो, जैसे हमने यहाँ पर कर लिया, ठीक है। अब वापस चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हम लोग डिस्कस ये कर रहे थे, अच्छा टॉपिक में वापस जाने से पहले, क्योंकि हमारे पास ये एक पेज खुल गया है, ठीक है, तो इसमें भी मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता दूं कि देखो जब हम लोगों ने ये वाला जो पेज है, अब इसके अंदर हमने काफ़ी सारा कंटेंट लिखा है जो हमें साइड स्क्रॉल बार यूज़ करके देखना पड़ रहा है, ठीक है। तो इससे जो है हमारा काफ़ी टाइम वेस्ट हो सकता है। तो इसको जो है वो अपनी स्क्रीन सेट करने के लिए आप लोग क्या करो, आप लोग ऑल्ट और जी को इकट्ठे प्रेस कर दो, ठीक है। जैसे ही आप ऑल्ट और जी को इकट्ठे प्रेस करोगे तो देखो अब आपको साइड पे मूव करने की ज़रूरत नहीं है, सारा टेक्स्ट आपके सामने फॉर्मेट होकर आ गया, ठीक है। तो आप जो है वो अपनी आसानी के लिए ये भी कर सकते हो। अब जो है वो हम अपने टॉपिक पे मूव करते हैं, ठीक है। ये हमारे पास लिस्ट एंड टेबल्स का पेज था जिसके अंदर मैंने फर्स्ट आइटम, सेकंड आइटम, थर्ड आइटम लिखा था और इसकी जो आउटपुट है वो हमारे पास कुछ इस तरह से शो हो रही थी, फर्स्ट आइटम, सेकंड आइटम, थर्ड आइटम, ठीक है। अब जो है हम लोग सबसे पहले इसको एक हेडिंग दे देते हैं यहाँ पर H1 के थ्रू, ऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है, ताकि हमें वहाँ पे भी पता चलता है क्या डिफरेंस आ रहा है। अब अगर हमें एक अनऑर्डर्ड लिस्ट बनानी है तो हम लोग किस तरह से बनाएंगे जिसमें हमें फ़र्क नहीं पड़ता कि हमारे पास जो है वो ऑर्डर क्या है, ठीक है। तो उसको हम लोग इसको हमने कंट्रोल और फॉरवर्ड स्लैश करना है, ठीक है। उसको हम लोग किस तरह से बनाएंगे, इसी सब को कॉपी करके नीचे पेस्ट कर लेते हैं पहले, क्योंकि तकरीबन सारा सेम ही होता है। देखो इसको हम लोग कर देंगे कि ये हमारे पास क्या है, अनऑर्डर्ड, ठीक है। और इस जो ओ है इसको रिप्लेस करके हम कर देंगे यू, ठीक है। अब अगर यू ओपन हुआ है तो क्लोज भी यू होगा, बाकी सब सेम रहेगा, ठीक है। क्या डिफरेंस आता है ऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर और अनऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट करते हुए, सिर्फ एक टैग का OL की जगह हमें क्या यूज़ करना है, UL को यूज़ करना है, ठीक है। और अब हम यहाँ पर कर देंगे इसको चेंज करके, सेव करते हैं और अपने पेज को जाके रिफ्रेश करते हैं। तो देखो यहाँ पर आपके पास एक ऑर्डर्ड लिस्ट आ रही है जिसके अंदर साइड पे नंबरिंग शो हो रही है 1 2 3, ठीक है। और अब आपके पास जो है वो एक अनऑर्डर्ड लिस्ट आ रही है जिसके अंदर आपके पास नंबरिंग शो नहीं हो रही, बुलेट पॉइंट शो हो रहे हैं, ठीक है। ये आपको डिफाइन कर रहा है कि सबसे पहले फर्स्ट आइटम आएगा, फिर सेकंड आएगा, फिर थर्ड आएगा, और ये आपको बता रहा है कि यार पहले कुछ भी आ जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब बात हम लोग ये कर लेते हैं कि हमारे पास जो है जब इसका सेंटेक्स सारा सेम है, सिर्फ एक वर्ड का डिफरेंस है या 1 2 3 का डिफरेंस है, ठीक है, वहाँ पर आपकी आउटपुट के अंदर, तो फिर हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है कि हम लोग ऑर्डर्ड लिस्ट या अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए अलग अलग टैग्स यूज़ करें या हम इनको अलग अलग क्यों पढ़ते हैं, ठीक है। तो उसकी सिर्फ एक ये रीज़न है क्योंकि आपको अपने जो वेब पेज है उसके अंदर सेमेंटिक मीनिंग्स ऐड करने होते हैं। ये सेमेंटिक के बारे में हम लोग डिटेल के अंदर जो है वो आगे जाके डिस्कस करेंगे। इस बात को इस तरह से समझो कि आप अपने यूज़र को और अपने सर्च इंजन को बताते हो कि यार ये जो लिस्ट है ये ऑर्डर के अंदर है और जो ये वाली लिस्ट है ये अनऑर्डर्ड है। आपके स्क्रीन रीडर्स को ये बात पता चलती है, ठीक है। तो हम लोग जो है
हर चीज़ जो है वो सिर्फ स्टाइलिंग की बेस के ऊपर, कि आप लोग कहो कि यूएल को भी हम लोग स्टाइल करके या चेंज करके 1 2 3 में कर सकते हैं, नो डाउट आप कर सकते हो, लेकिन आपकी साइट को सेमेंटिक मीनिंग्स की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास बेस्ट प्रैक्टिस यही होती है कि अगर आप अनऑर्डर लिस्ट के बारे में लिख रहे हो तो आप यूएल का टैग यूज़ करो, और अगर आप ऑर्डर लिस्ट के बारे में लिख रहे हो तो अपना ओएल का टैग यूज़ करो। अब हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कि हमारे पास जो है वो डिस्क्रिप्टिव लिस्ट क्या होती है, या आप कह लो कि डिस्क्रिप्शन लिस्ट क्या होती है। तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे डिस्क्रिप्शन लिस्ट। पहले एक कमेंट दे लेते हैं, डिस्क्रिप्शन लिस्ट, ठीक है। इसको हमने कर लिया कमेंट। कमेंट करने के बाद अब हम लोग जो है वो एक हेडिंग देंगे, ऑब्वियसली यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, डिस्क्रिप्टिव लिस्ट, ठीक है, या डिस्क्रिप्शन लिस्ट, आप कुछ भी लिख सकते हो। अब इसके अंदर जो है वो हमारे पास 2 तरह का डाटा आता है, ठीक है। अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि हमारे पास डिस्क्रिप्शन लिस्ट जो है वो क्या होती है, ठीक है। तो अब हम लोग थोड़ा सा और देखते हैं। मैंने आप लोगों को क्या कहा था कि हमारे पास अगर हमने कोई वेब डेवलपमेंट कोर्स पढ़ना है, ठीक है, तो हम लोग जो है वो बताएंगे कि मतलब रोड मैप अगर हम शेयर कर रहे हैं वेब डेवलपमेंट का, तो सबसे पहले बताएंगे कि हमें HTML पढ़ना पड़ता है, ठीक है, और फिर थोड़ी बहुत उसके बारे में डिटेल देंगे कि ये क्या होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो हम लोग CSS बताएंगे कि CSS पढ़ना पड़ता है, फिर उसकी डिटेल, फिर जावास्क्रिप्ट पढ़ना पड़ता है, फिर उसकी डिटेल देंगे, ठीक है। तो ये इस तरह से हमारे पास शो होती है डिस्क्रिप्शन लिस्ट, ठीक है। अब हम लोगों के पास देखो, सबसे पहले ये है कि ऑब्वियसली ये हमारे पास क्या आएगी, हेडिंग आएगी, ठीक है, और ये जो है ये हमारे पास डिस्क्रिप्शन लिस्ट होती है, DL कहते हैं, ठीक है। DL के अंदर हमारे पास ये एक टर्म है जिसको मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो ये मेरे पास DT है जिसको बोलते हैं डिस्क्रिप्शन टर्म, ठीक है, डिस्क्रिप्शन टर्म। और अब इस डिस्क्रिप्शन टर्म के बारे में मैंने थोड़ा बहुत एक्सप्लेन किया है, तो ये मेरे पास क्या है, DD है, इसको हम लोग बोलते हैं डिस्क्रिप्शन डाटा। तो ये सारे के लिए सेम रहता है, ये हमारे पास DT होगा, ये हमारे पास DD होगा, फिर DT होगा और DD होगा, ठीक है। अब आपको गौर इस बात पे करना है कि हमारे पास कौन सा पेरेंट है, कौन सा चाइल्ड है। देखो, सबसे पहले आपके पास है डिस्क्रिप्शन लिस्ट, तो ये आपके पास है पेरेंट, ठीक है। पेरेंट का मतलब ये है कि जब तक DL स्टार्ट होकर जब तक आपकी डिस्क्रिप्शन लिस्ट खत्म नहीं होती, तब तक आपका जो DL का टैग है वो क्लोज नहीं होगा, ठीक है। सबसे पहले आप लोग बताओगे कि हम लोग एक डिस्क्रिप्शन लिस्ट बनाने जा रहे हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन लिस्ट बनाने के बाद डिस्क्रिप्शन लिस्ट DL का जो चाइल्ड है वो क्या होगा, DT होगा, ठीक है। मतलब आप DT को ओपन करोगे और लिखोगे कि ये हमारे पास डिस्क्रिप्शन टर्म है, और साथ के साथ आप क्या करोगे, उसका जो है वो DD डिस्क्राइब करोगे, मतलब उस डिस्क्रिप्शन टर्म का डिस्क्रिप्शन डाटा एक्सप्लेन करोगे। अब हम लोग कोड करके देखते हैं। सबसे पहले हम लोग जो है वो DL का टैग लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है हम लोग लिखेंगे DL के अंदर आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि ये हमारे पास क्या है, वेब डेवलपमेंट रोड मैप है, ठीक है। अब उसके बाद जो है हम लोग लिखेंगे डाटा टर्म के बारे में, डिस्क्रिप्शन टर्म के बारे में, सॉरी, और वो डिस्क्रिप्शन टर्म हमारे पास क्या है, HTML है, ठीक है। HTM भी कैपिटल होगा। अब इसके बाद जो है इसके बारे में हम लोग डाटा लिखेंगे, जो भी डिस्क्रिप्शन डाटा है। फॉर एग्जांपल इसको मैं लिखती हूँ कि ये हमारे पास है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। अब जो है हम नेक्स्ट चलते हैं, अपना एक और जो है वो डिस्क्रिप्शन टर्म लिखते हैं। हमारे पास ये पहली जो हमारे पास डिस्क्रिप्शन टर्म थी, फर्स्ट जो थी वो क्या थी, HTML, ठीक है। तो ये डिस्क्रिप्शन टर्म थी जिसके बारे में हम लोगों ने सारा डाटा लिख दिया। अब उसके बाद जो हमारे पास सेकंड आएगी वो आएगी CSS। इसके बारे में भी हम लोग सारी इसकी डिस्क्रिप्शन टर्म एक्सप्लेन करेंगे, साथ के साथ इसका डाटा एक्सप्लेन करेंगे। तो ये हमारे पास हो गया DT, सॉरी, डिस्क्रिप्शन टर्म। और डिस्क्रिप्शन टर्म के अंदर हमारे पास आएगा CSS। नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे डिस्क्रिप्शन डाटा के बारे में, और उसमें हम लोग क्या लिखेंगे, कास्केडिंग स्टाइल शीट, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं, एक और इसका क्लोन लिख लेते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग लिख लेते हैं कि हमारे पास जो है वो जावास्क्रिप्ट है, इसी को थोड़े को चेंज कर लेते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा JS।
अब जो है हम अपने आउटपुट वाले पेज के ऊपर जाके देखते हैं कि क्या हुआ है। देखो यहाँ पर आपके पास क्या आ गया है, डिस्क्रिप्टिव लिस्ट सबसे पहले शो हुई है, ठीक है। उसके बाद जो है ये वेब डेवलपमेंट रोड मैप जो हमने हेडिंग दी थी वो आई है। उसके बाद हमारे पास डाटा टर्म्स आई हैं, CSS आया, JS आया, और उसकी आगे डिस्क्रिप्शन भी लिखी हुई आ गई है, जो जो डिस्क्रिप्शन हमने दी थी, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा बेहतर बनाने के लिए जो हम वेब डेवलपमेंट की टर्म है इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं। इसको हम लोग H3 टैग के अंदर लिख देते हैं, ठीक है, ताकि ये हमारे पास हेडिंग लगे, सिंपल टेक्स्ट लग रहा है। Ctrl+V Ctrl+S कर देते हैं। अब जाके इसको रिफ्रेश करते हैं तो ये कुछ इस तरह से हमारे पास नजर आ रहा है, ठीक है। मेन फोकस आपका इस पे होना चाहिए कि ये आपके पास लिस्ट आइटम आया और साथ के साथ उसकी डिस्क्रिप्शन भी आ गई, ठीक है। तो ये हमारे पास होती हैं 3 तरह की लिस्ट जिनको हम लोग एक्सप्लेन करते हैं HTML के अंदर। नेक्स्ट अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि हमारे पास जो टेबल्स होते हैं वो हम लोग किस तरह से ड्रॉ करते हैं HTML के अंदर, ठीक है। तो पहले थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि हमारे पास इसके अंदर कौन कौन सी टर्म्स आती हैं, ठीक है। अब अगर हम लोग थोड़ी सी टेबल्स के बारे में बात करें तो आप लोगों को पता है कि हमारे पास टेबल्स कुछ इस तरह से नज़र आते हैं, ठीक है। लाइनें थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी हो सकती हैं हमारी, लेकिन कुछ इस तरह से हमारे पास टेबल नज़र आता है, ठीक है, जिसके अंदर आपके पास जो है वो यूँ होता है, लाइक दिस, ठीक है। तो अब अगर मैं एक टाइम टेबल की बात करूं, ठीक है, या फिर हम लोग किसी भी चीज़ के बारे में बात करें, लाइक मैं यहाँ पर कहती हूँ कि ये हमारे पास जो है वो इंग्लिश है, ये उर्दू है, ये मैथ्स है, ये साइंस है, ठीक है। हम लोग जो है वो स्कोर बोर्ड की बात करें, ठीक है, और साथ यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, कुछ भी, लाइक, ठीक है। अब ये जो है ये हमारे पास जो है वो सब्जेक्ट के नेम आ गए हैं। अब उसके बाद जो है वो हम लोग लिखना चाहते हैं कि लेट्स सपोज हमारे पास स्टूडेंट 1 के कितने मार्क्स आए हैं या स्टूडेंट 2 के कितने मार्क्स आए हैं। तो देखो कि एक हमारे पास सबसे पहले ये होता है कि हमारे पास एक टेबल टैग होता है, ये आपने याद रखना है, मेन जो है जो आपका पेरेंट है, ठीक है। अब उस पेरेंट के अंदर जो है वो हमारे पास एक हेडिंग्स आती हैं, जिस तरह से हम लोगों ने पहले से डिफाइन कर दिया कि ये हमारे पास है। हर टेबल के अंदर जो है वो हम लोग पहले ही डिफाइन कर देते हैं कि हमारे पास जो मेन हेडिंग्स हैं वो क्या हैं, ठीक है। तो ये जो हेडिंग्स हैं इनको हम लोग कहते हैं टेबल हेडिंग, TH से डिफाइन करते हैं। तो ये कुछ इस तरह से अब हमने साथ साथ इसका डोम भी देखते जाना है। ये हमारे पास क्या आ गया, TH आ गया। नेक्स्ट जो है वो अब यहाँ पर हमारे पास जो है ये एक रो है, ठीक है। तो ये जो TH है, TH के बाद हमारे पास एक टैग आता है TR का, ठीक है। TR के अंदर जो है अब ये रो है, इसके अंदर कुछ ना कुछ डाटा होगा, जिस तरह से 50, 60, 70, 80, 90, ठीक है। और इसी तरह ये हमारे पास सेकेंड रो है, तो इसके लिए भी लाइक कुछ भी हम लोग लिख सकते हैं इसके अंदर, 100, ठीक है। ये सारा जब हम टेबल किस तरह से फिल करेंगे, अब इसके अंदर हमारे पास 2 टर्म्स हैं, एक हमारे पास रोज है और एक हमारे पास क्या है, डेटा है, ठीक है। तो आपके पास या तो TH हो सकता है, ठीक है, ये दोनों जो है वो एक दूसरे के सिबलिंग्स ही कंसीडर किए जाते हैं, क्योंकि TH भी सेम वही चीज़ है, ठीक है। तो TH और जो TR है वो एक दूसरे के सिबलिंग्स ही होते हैं, ठीक है, या एक दूसरे की रिप्लेसमेंट पे यूज़ होते हैं। जहाँ पे आप TH यूज़ करते हो वहाँ पे आप TR यूज़ नहीं करते। उसके बाद जो TR है उसके चाइल्ड में आता है TDT का डाटा। देखो फर्स्ट रो के लिए हमें ये सारा का सारा डाटा एंटर करना था, तो इसके चाइल्ड में आएगा TD, ठीक है। ये था हमारे पास कुछ टेबल्स का कॉन्सेप्ट। अगर आप लोगों को ये चाइल्ड और पेरेंट फिलहाल के लिए समझ नहीं आ रहा तो आप इसे छोड़ भी सकते हो। जब हम लोग जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे तो उसके अंदर हमें ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आ सकेगा कि हमारे पास पेरेंट क्या होता है या फिर आपके पास जो है वो चाइल्ड क्या होता है, सिबलिंग्स क्या होते हैं। इससे पहले वैसे मैंने डॉम में भी ये चीज़ें पढ़ाई हैं। थोड़ा सा आप इन चीज़ों के साथ यूज टू हो जाओ, ठीक है। अगर आप प्रोग्रामिंग में न्यू हो तो आप लोगों के लिए जो है वो ये चीज़ें समझना आगे ईजी रहेगा जब आप लोग प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट पढ़ोगे। अब जो है हम लोग इसको थोड़ा सा इस टेबल को कोड करके देखते हैं। टेबल, ठीक है, सबसे पहले हमारे पास पेरेंट क्या था, टेबल था, तो हमने टेबल लिख लिया। अब उसके बाद जो है वो हमारे पास TH आएगा, मतलब कि हेडिंग्स आएंगी, और हेडिंग्स में हम लोग लिखेंगे कि आपके पास क्या क्या हेडिंग्स हो सकती हैं, ठीक है। तो हेडिंग जो है वो हमारे पास कह लो है इंग्लिश, ठीक है। हम जो है वो 5 हेडिंग्स लिख लेते हैं पहले।
ये हम लोगों ने जो है वो 4 हेडिंग्स मेंशन कर ली है, ठीक है। अब इसके बाद जो है हम 1 बाय 1 करके इन हेडिंग्स के अंदर जो है वो डाटा लिखते जाएंगे। जिस तरह से सबसे पहले हम टी आर लिखेंगे। अब टी आर जो है वो आपके पास पहली रो आ रही है और पहली रो के अंदर अब हम टी डी लिख रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि पहली रो के पहले कॉलम के अंदर जो डाटा जा रहा है वो है, ठीक है। तो इसके अंदर मैंने लिखा है 32 और अब जो है वो सेकंड रो के लिए जो लिखूंगी, सेकंड कॉलम के लिए जो डाटा लिख रही हूँ वो आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब है 34। अब अगर आप लोगों को ये बात थोड़ी सी समझनी हो तो हम इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि हम लोगों ने अभी जो एक टेबल बनाया था जिसके अंदर हम लोगों ने इंग्लिश लिखा था या उर्दू लिखा था, अभी इन दो की एग्जाम्पल ही ले लेते हैं, ठीक है। तो देखो अब उसके अंदर ये हमारे पास हेडिंग आ गई, ठीक है, जो ये हेडिंग्स हमने कवर कर ली। अब हमारे पास R1 आया है, ठीक है। अब R1 के अंदर इंग्लिश की कोई ना कोई वैल्यू होगी। देखो मैंने R1 स्टार्ट किया है तो उसने 32 जो ऑटोमेटिकली डेटा 1 था वो पहले कॉलम में भेज दिया। अब जो डेटा 2 है वो उसने सेकंड कॉलम के अंदर भेज दिया। अब मैं मजीद जो थर्ड डेटा लिखूंगी वो थर्ड कॉलम के अंदर भेज देगा। अगर इन केस जिस तरह यहाँ पे हमारे पास मैथ है तो वो थर्ड यहाँ पर भेज देगा, ठीक है। जैसे ही मैं इस TR से बाहर जाऊंगी, ठीक है, तो अब मैं यहाँ से बाहर गई हूँ तो इसका मतलब ये है कि अगला जैसे ही TR ओपन होगा तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास नेक्स्ट रो आ जाएगी, ठीक है। ये हम लोग लिख रहे हैं R1 के लिए और इसके अंदर जो हम लोगों ने लिखा है पहला वो हमने लिखा है R1C1 के लिए, ठीक है, जिस तरह ये है। अब आप लोगों ने अगर मैट्रिसेस पढ़े हुए हैं तो आप लोगों को मेरी बातें ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आ रही होंगी, लेकिन अगर आप लोगों ने नहीं भी पढ़े हुए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो आपके पास पहले अगर हमने सबसे पहले TR लिखा है तो उसका मतलब ये है कि वो पहली रो को रेफर कर रहा है। उसके बाद TD लिखा है तो उसका मतलब है कि वो पहले डाटा को रेफर कर रहा है, पहले मतलब पहले ब्लॉक को रेफर कर रहा है, पहली रो के पहले ब्लॉक को। उसके बाद TD दोबारा लिखा है तो इसका मतलब ये है कि रो तो पहली चल रही है आपके पास लेकिन उसके अब दूसरे ब्लॉक को रेफर कर रहा है। फिर TD लिखेंगे तो वो तीसरे ब्लॉक को रेफर करेगा। लेकिन जैसे ही हम TR क्लोज करके एक नया TR ओपन करेंगे इसका मतलब ये है कि अब वो 2 पे चला गया है, अब वो नीचे वाले ब्लॉक्स को रेफर करेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से कॉन्सेप्ट था। अब हम इसको लिख के देखते हैं। इसको जल्दी से हम लोग जो है वो कॉपी पेस्ट करके थोड़ी सी वैल्यूज चेंज कर लेते हैं, ठीक है। लाइक 43 और ये हमारे पास जो है वो इंग्लिश के लिए सारे मार्क्स आ चुके हैं, ठीक है। अब सॉरी इंग्लिश के लिए नहीं आए, ये हमारे पास एक स्टूडेंट के इंग्लिश उर्दू मैथ साइंस सबके मार्क्स आ चुके हैं। क्यों? क्योंकि जो इंग्लिश है वो एक कॉलम रिप्रेजेंट कर रहा है और उसके अंदर जो है वो 32 डाटा जा रहा है। अगर हम लोग जो है वो एक आउटपुट के लिए एक कॉलम के लिए इसकी आउटपुट को चेक करें, ठीक है, एक रो के लिए, तो वो देखो आपके पास कुछ इस तरह से शो हो रहा है, लाइक 32 34 43 14, ठीक है। तो हमारे पास पहली रो आ गई है। अब अगर आपको दूसरी रो इंसर्ट करनी है तो TR से लेकर नेक्स्ट इसके क्लोजिंग टैग तक आप उसको दोबारा से कॉपी करो, फिर पेस्ट करके इसके अंदर जो है वो वैल्यूज चेंज कर दो, लाइक 23 और 94 और 14 और 13 और 90, ठीक है। अब जब हम इसको रन करवाएंगे तो हमारे पास जो है वो नेक्स्ट रो ऐड हो जाएगी जो आपके पास यहाँ पर यूँ शो हो रही है, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो हमारा काम करता है टेबल। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ऊपर वाले को भी थोड़ा सा कमेंट कर लेते हैं ताकि नीचे जो हमें आउटपुट है उसमें क्लियरली नज़र आ सके, ठीक है। ये सारा जितना भी कोड है हमारे पास इसको कमेंट कर लेते हैं। आपको जो है क्योंकि हमने कुछ कुछ कोड पहले से कमेंट किया हुआ है, ठीक है, तो इसलिए हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। इसको आपको ध्यान से कमेंट करना पड़ेगा, या तो पिछले कमेंट हटा दो या फिर अगले जो है वो ध्यान से कर लो, ठीक है। तो ये सारा कोड हमें इसी तरह से कमेंट करना पड़ेगा देख देख के। ऑलमोस्ट डन। अब हम इसको रन करवा के देखते हैं तो ऊपर वाला सारा जो है वो खत्म हो गया होगा। देखो इस तरह से आपके पास जो है वो टेबल आता है, ठीक है। अब फॉर नाउ हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके अंदर थोड़ी सी स्पेस खुद से ऐड कर देते हैं, ठीक है। और स्पेस ऐड करने का तरीका स्पेस एंटर करना नहीं होता। तो उसके लिए आप लोग क्या लिखोगे, एंड लिखोगे और NB लिखोगे और SP, ये आपके पास फर्स्ट आ गया, ठीक है। जितनी स्पेस, ये एक स्पेस, इस लाइन का मतलब ये है, इस वर्ड का मतलब ये है कि ये एक स्पेस ऐड कर देगा। तो जितनी स्पेस आप ऐड करना चाहो आप कर सकते हो, ठीक है, लाइक दिस, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, कॉपी करके सबके अंदर ऐड कर देते हैं ताकि थोड़ा सा क्लियर नज़र आए। अब हम थोड़ी सी आउटपुट देख लेते हैं।
तो देखो ये कुछ इस तरह से आप लोगों को नज़र आ रहा है एक टेबल की फॉर्म के अंदर। आप जो है वो इसकी CSS के थ्रू स्टाइलिंग करके जो है वो टेबल्स खुद भी क्रिएट कर सकते हो। लाइक जिस तरह से आप चाहते हो कि बॉक्स वगैरह आ जाए तो वो भी आ सकता है। लेकिन बेसिकली जो अगर आपको अपना टेबल जनरेट करना होता है HTML के अंदर, ठीक है, विदाउट स्टाइलिंग, तो वो इस तरह से जनरेट होता है। होप कि आप लोगों का आज का लेक्चर बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। आज के लिए बस इतना ही। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।